सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी वीनर्स का वीनस वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे होंगे, सदुपयोग कर रहे होंगे। आज का ये एक और डाउट सेशन, 27वां डाउट सेशन। इससे पहले हम 26 डाउट सेशन कर चुके हैं और इन डाउट सेशंस में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर अन्य किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को लेते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लेते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को ठीक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। का फायदा ये होता है कि आप एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके नेचर को, उनके लेवल के, उनके कॉन्सेप्ट्स को ठीक ढंग से समझ जाते हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आज का ये सेशन जो है ये 27वां डाउट सेशन है और आज के इस सेशन में हम टेंस के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। डाउट सेशन 26वां और 25वां, पिछले दो डाउट सेशन वे भी टेंस पे ही थे, लेकिन ये उनसे थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? वे दोनों डाउट सेशंस पीवाईक्यूज पे थे, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे थे। और ये जो डाउट सेशन है इसमें जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो वीनस ग्रामर से लिए हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी एक ग्रामर की प्रैक्टिस बुक है, वीनस ग्रामर एंड अल्टीमेट प्रैक्टिस बुक। उसका जो टेंस वाला टॉपिक है उसके पहले 10 क्वेश्चंस, सीरियल क्रम से पहले 10 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं भी आज का सेशन। ये पहला क्वेश्चन है। जिनके पास वो बुक है वो अपना देख सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी कम से कम ये देखें कि किस लेवल के क्वेश्चंस उस बुक में हैं। पहला क्वेश्चन आंसर को करो भाई इसका। Because of its massive mass, the sun, a gravitational force whose range is extremely wide। और ऑप्शंस आपके पास हैं वो आप देखिएगा। क्या ऑप्शन है? एग्जर्ट, और दूसरा ऑप्शन है हैज एग्जर्टेड, तीसरा ऑप्शन है हैव एग्जर्टेड, या फिर हैड कर देते हैं इसमें, हैड एग्जर्टेड, और चौथा ऑप्शन है एग्जर्ट्स। ठीक है। एग्जर्ट का मतलब होता है किसी बल को अप्लाई करना, यूज करना, काम में लेना, किसी ताकत को काम में लेना, उसको एग्जर्ट कहते हैं। करो भाई इसका आंसर करो अब। बिकॉज ऑफ इट्स मैसिव मास। मैसिव का मतलब होता है बहुत अधिक। मैसिव का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत अधिक जो है उसको कहते हैं मैसिव। और मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है। अब इस टेंस का आंसर तो हम करेंगे ही करेंगे, उससे पहले और जो चीजें हमें समझनी चाहिए इस सेंटेंस में वो चीजें हम समझ लेते हैं। पहली बात यह है कि मैसिव जो वर्ड है MASSIV, मैसिव कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो जब भी आप वीनस ग्रामर की बात कर रहा हूं अभी, तो मैं जब भी आप इस बुक के क्वेश्चन सोल्व करें, इस बुक में हमने बहुत शानदार क्वेश्चंस को डालने की कोशिश की है। ऐसे क्वेश्चंस डालने की कोशिश की है कि एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हों। मैसिव कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। दूसरा, मास जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? दूसरा ये है a gravitational force whose, जो वर्ड हुज है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? हुज। एक क्वेश्चन से आप जब कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होंगे, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊपर आएगा। और उसके बाद में है एक्सट्रीमली वर्ड जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? यानी चार तो आपको ये बताने हैं। RAMALY, एक्सट्रीमली। ठीक। मैसिव जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। क्या है भाई? मैसिव एडजेक्टिव। एक सेंटेंस देखिएगा, मैसिव अटैक होता है, कई बार आपने देखा होगा मैसिव अटैक, खतरनाक अटैक। दे आर लिव इन मैसिव पॉवर्टी। तो मैसिव का मतलब होता है
बहुत भारी, बहुत ज्यादा। तो मैसिव क्या है? एडजेक्टिव है। मास जो है ये नाउन है। मास जो है ये क्या है? नाउन है। यहां से आप इसको समझिएगा, यहां मास नाउन है और इस मास के लिए ही ये वर्ड यूज हुआ है मैसिव, और ये क्या है यहां? एडजेक्टिव। क्लियर हो गई बात भी? द सन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण, ये जिसको आप लोग कहते हो, ये भी जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। फोर्स जो है ये नाउन है। जब भी आप इस प्रकार से तैयारी करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तब केवल उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके ऑप्शंस पे ही चर्चा नहीं करें। इसमें जितने भी शब्द आए हुए हैं उनको ठीक तरीके से जान लें। क्वेश्चन चाहे कम सोल्व कर लें, लेकिन जितने भी कर रहे हो उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करें। रेंज जो है ये नाउन है। रेंज जो क्या है? नाउन है। इज आप जानते ही हैं। एक्सट्रीमली वाइड, एक्सट्रीमली हम देख रहे थे क्या है? एक्सट्रीमली वाइड जो है वो एडजेक्टिव है। वाइड एडजेक्टिव है। और एक्सट्रीमली वर्ड जो है वो इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला है, यानी वो आपकी क्या है? एडवर्ब। एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब। तो इन सब के आंसर आगे, आगे क्या भी नहीं आया? एक का नहीं आया, कौन से का? हुज का नहीं आया। हुज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है भी? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जो क्लोज को जोड़ता हो उसको अपन क्या कहेंगे? जो रिलेटिव क्लॉज को जोड़ता हो। किसको जोड़ता हो? जो रिलेटिव क्लॉज को जोड़ता हो उस प्रोनाउन को क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का एक और नाम है और वो है लिंकिंग प्रोनाउन। आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि रिलेटिव प्रोनाउन का दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑल्सो नॉन एज। तो रिलेटिव प्रोनाउन को लिंकिंग प्रोनाउन भी कहते हैं। LINKING, लिंकिंग प्रोनाउन भी कहते हैं। एक नाम और है इसका लिंकिंग प्रोनाउन के अनुसार अलावा, कंजेक्टिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं इसको? CONJUNCTIV को क्या कहते हैं? कंजेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? कंजेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोनाउन जो हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, जिसको हु है, विच है, दैट है, हुज है, हुम है, इनको क्या कहा जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। समझ में आ गई बात भाई? तो ये तो था इसमें कुछ चीजें जो हमें जाननी थी। अब आपसे एक दो क्वेश्चन और कर लेता हूं मैं। एक्सट्रीमली वर्ड जो है ये एडवर्ब है। यहां हमने लिखा कि ये क्या है? एडवर्ब है। अब आपको बताना यह है कि इस एडवर्ब से आपको एक वर्ड बनाना है जो एडजेक्टिव होना चाहिए। यानी एक्सट्रीमली वर्ड का एडजेक्टिव क्या होगा? इसका एडजेक्टिव होता है एक्सट्रीम। AXTREM। क्या वर्ड होता है इसका? एक्सट्रीम होता है। ये एडजेक्टिव है। आपको जब अच्छे लेवल की तैयारी करनी होगी तो आप क्या करेंगे? जब मैंने लिखा कि एक्सट्रीम वर्ड एडजेक्टिव है, तो आप इस एक्सट्रीम वर्ड को यूज करके देखेंगे अपने सेंटेंस में। एक सेंटेंस आप बनाएंगे जिसमें आप एक्सट्रीम यूज करेंगे और उसमें क्या है? एक्सट्रीमली दूसरे सेंटेंस में यूज करेंगे। तब आपके समझ में आ जाएगी कि एक्सट्रीम वर्ड कहां यूज होता है और एक्सट्रीमली वर्ड कहां यूज होता है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आप उसमें इन दोनों में से यूज करना। दे आर दे आर लिविंग इन डैश 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 पॉवर्टी। पॉवर्टी। देखिएगा, हम टेंस पे चर्चा करेंगे, लेकिन टेंस से पहले इसमें जो भी चीज हमें काम की लग रही है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। दे आर लिविंग इन पॉवर्टी। ऑप्शन आपके पास है एक्सट्रीम और एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, ठीक है। इन दोनों में से आपको यूज करना है। सी इज डैश 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 ब्यूटीफुल।
डैश डैश डैश। ऑप्शन यही है, एक्सट्रीम और एक्सट्रीमली, नीचे वाले के लिए भी ऊपर वाले के लिए भी यूज कीजिएगा इसमें। वैसे ही देखिएगा एक वर्ड था मैसिव, है ना, ये दिखाओ मैसिव मास, तो मैसिव वर्ड के मैसिव, मैसिव वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, मैसिव वर्ड एडजेक्टिव है। आपको इस वर्ड की एडवर्ब लिखनी है, इस वर्ड की क्या लिखनी है आपको, एडवर्ब लिखनी है। मैसिव वर्ड की एडवर्ब क्या होती है, ठीक है। जैसे ही हमने क्या लिखा, एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली लिखा, एक एडजेक्टिव एक एडवर्ब, फिर हम इनको यूज करके देख रहे हैं। उसी तरीके से आप लोग इस मैसिव वर्ड का यूज करेंगे इस सेंटेंस के अलावा। इंग्लिश का सीधा सा तरीका है, आप जितना ज्यादा सेंटेंसेस में उनको यूज करेंगे वो शब्द आप लोगों को ठीक तरीके से समझ आने लग जाएंगे। इसमें देखिएगा, दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, वे गरीबी में रह रहे हैं। तो पॉवर्टी जो है वो क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन। नाउन के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, दे आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, स्ट्रीम आएगा। इसमें देखिएगा, सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। भाई एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करने वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं उनको। क्या कहते हैं उनको, एडवर्ब कहते हैं। तो यहां हमें एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब इसमें क्या है, एक्सट्रीमली इसमें एडवर्ब है, तो हम लिख देंगे सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। क्लियर हो गई बात भैया, समझ में आ गई बात। तो मैं इतनी सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसीलिए हमने पहले जितने भी डाउट सेशंस करवाए हैं, लगभग 20 के आसपास डाउट सेशन केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच और डिटरमिनर्स भी करवाए हैं। कि आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको जरूर देखनी चाहिए। और अब आते हैं अपन इस सेंटेंस के टेंस पे, कि टेंस कौन सा है ये। देखिएगा, जब आप प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस में आप इस तरह के क्वेश्चंस लिखते हो, भाई आप पे कोई भी टेंस पढ़ते हो तो उसके एग्जांपल्स लिखेंगे, और एग्जांपल्स आपने लिखे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये लिखा हमने किसके लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए लिखा हमने एक सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आप सब जानते हैं कि ये सेंटेंस एग्जाम में अब पूछे जाने की संभावना खत्म हो गई। क्या सेंटेंस है, द सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सेंटेंस है। और ये एक कॉन्सेप्ट को बताता है। कौन से कॉन्सेप्ट को बताता है ये सेंटेंस, ये सेंटेंस इस कॉन्सेप्ट को बताता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उनको कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए, उनको प्रेजेंट के सिंपल में लिखा जाना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर बात है, और ये सेंटेंस आप सबने कहीं न कहीं पढ़ा ही होगा। ये सेंटेंस तो पढ़ा ही आपने, लेकिन अब इस प्रकार की प्रैक्टिस आप करके जाएंगे तो मामला बनेगा नहीं। इसलिए आपको इसी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो यही रहना, इसी कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड कुछ अच्छे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो। अब देखो इसमें क्या है, बिकॉज ऑफ इस मैसी मास, अपने बहुत अधिक द्रव्यमान की वजह से, द सन, सूर्य, अ ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम में लेता है, जिसकी रेंज जो है उस ग्रेविटेशनल फोर्स की बहुत ज्यादा है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये भी इसी प्रकार का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसा हमने ये लिखा हुआ है वैसा ही ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य अपने बहुत अधिक द्रव्यमान की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है जिसकी बड़ी रेंज होती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल का करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रखने होंगे। तो यहां क्या जाएगा, एग्जर्ट्स आ जाएगा, EXERT,
टी एस आ जाएगा, एक्सर्ट्स आ जाएगा। द सन सिंगुलर है और इसके लिए हमने क्या लिख दिया, एक्सर्ट्स। क्लियर हो गई बात भाई, समझ में आ गई बात ये। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे देखिएगा, ये क्वेश्चन और देखिएगा, और माउथ, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये वीनस ग्रामर जो बुक है इसके पेज नंबर 10 वाला आप जहां भी देखेंगे तो 56 के आसपास देखिएगा। आप जब तक इसको सोल्व करो भाई, इस क्वेश्चन का जब तक आप आंसर कीजिएगा, पेज नंबर 77 पे हैं ये। हमने इस बुक में क्या किया है कि पहले 250 क्वेश्चन जो हैं टेंस के, 250 क्वेश्चंस पहले पीवाईक्यूज हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए, सेकंड ग्रेड में आए, रीट में आए, यूपी टीजीटी पीजीटी में आए, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आए, टेंस की 250 क्वेश्चन हैं। जब आप उन 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज हो जाएगा कि किस प्रकार के हैं। और उसके बाद फिर टेंस का दूसरा पार्ट जो है, उस दूसरे पार्ट में हमने इस प्रकार के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस रखे हैं। और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी कितने हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैं आपको एक बार देख के बता देता हूं कितने हैं। 100 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और हैं, यानी 250 प्लस 100 यानी 350 क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चंस का लेवल आप देख रहे हैं, जब आप इनको कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको टेंस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली है। और माउथ अबाउट 1 लीटर ऑफ सलाइवा ईच डे। आंसर कीजिएगा। आंसर करने से पहले एक बात और समझाइएगा मुझे आप लोग, अबाउट जो है वो इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, अबाउट जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिएगा अबाउट को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, अबाउट को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अबाउट के साथ साथ मुझे एक चीज और याद आ रही है, वो भी आपसे पूछूंगा। पहले यहां बताइएगा आप अबाउट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट टेंसेस। हम किसकी बात कर रहे हैं, टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहां भी अबाउट के बारे में आपको बताना है। और एक अबाउट जो यहां लिखा हुआ है, ये दोनों अबाउट हैं और दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताने हैं। अबाउट टेंसेस के बारे में, यहां अबाउट का मतलब है के बारे में, और के बारे में जब हो तो ये है प्रेपोजिशन। क्या है बेटा, ये प्रेपोजिशन है, और ये जिसको गवान कर रही है वो नाउन ये है। प्रेपोजिशन अपने बाद एक नाउन लेती है जिसको गवान करती, ठीक है। अबाउट यहां नहीं है, लगभग हमारा मुंह जो है वो लगभग 1 लीटर सलाइवा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब जो भरनी वो प्रोड्यूस भरनी है कब, हर दिन। हर दिन हमारा मुंह जो है 1 लीटर के आसपास, अबाउट 1 लीटर, 1 लीटर के आसपास सलाइवा प्रोड्यूस करता है। तो यहां अबाउट का मतलब होता है लगभग, अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप इसको, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, और या फिर लगभग कह सकते हैं। और यहां जो अबाउट वर्ड है वो एडवर्ब है। क्या है बेटा, यहां एडवर्ब। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी होंगी, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने निश्चित रूप से इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की होगी। बिल्कुल नए सेंटेंसेस हैं जो आप पहली बार देख रहे होंगे। और माउथ अबाउट, चलो एक सेंटेंस और पूछता हूं इससे पहले मैं, फिर नहीं तो वो दिमाग से निकल जाएगा। we have done about 30 doubt sessions, about 30 डाउट सेशन। हमने लगभग कितने डाउट सेशन कर लिए हैं, 30 के आसपास डाउट सेशन कर लिए। 27 हुआ है तो लगभग 30 हो गए। यहां अबाउट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कई बार अबाउट की जगह सम भी लिखा होता है, सम।
वी हैव डन सम 30 डाउट सेशंस। सम लिखा होता है, तो यहां सम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताना आपको। अबाउट बता दो, सम बता दो, आंसर करो भाई इसका। सम, सम सामान्यतः जो होता है वो डिटरमिनर होता है। सम क्या होता है? डिटरमिनर होता है। सम वोटर, सम बॉयज। लेकिन यहां सम जो है वो एडवर्ब, और यहां सम का जो अर्थ होता है वो किस सेंस में यूज होता है? अबाउट के सेंस में यूज होता है, लगभग के अर्थ में यूज। किसके अर्थ में यूज होता है? लगभग के अर्थ में यूज होता है। इसलिए ध्यान रखना, अबाउट का भी पूछते हैं, सम का भी पूछते हैं। और ये दो चीजें आप लोगों को इसमें मुझे समझानी थी। आगे और देखिएगा क्या क्या चीजें समझी जा सकती हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे, और फिर देखते हैं कि आप लोग कैसे इंग्लिश में कमजोर रह सकते हैं, कैसे आप लोगों को कंफ्यूजन रह सकता है। सेंटेंस पढ़ने से आप समझ गए होंगे कि ये भी एक साइंटिफिक ट्रूथ है, वैज्ञानिक सत्यता है ये, कि हमारा मुंह जो है वो एक दिन में लगभग 1 लीटर के आसपास लार पैदा करता है। सलाइवा का मतलब क्या होता है? लार होता है। कॉन्सेप्ट वही है, कौन सा? यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, मैथमेटिकल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। इन सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, इन सभी एक्सप्रेशंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किया जाना चाहिए। तो वही बात है, इसमें भी क्या यूज करेंगे हम? प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। और प्रेजेंट सिंपल किस में है? प्रोड्यूसेस में है। तो PRODUC क्या यूज कर देंगे? ठीक है। इस लेवल के सेंटेंसेस आपसे पूछे जाने चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं कि वे जो पुराने घिसे पिटे सेंटेंसेस हैं जो आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, उन सेंटेंसेस के अलावा आपको इस प्रकार के देखने चाहिए। ईच डे समझ गए होंगे आप, हर दिन। ईच क्या है यहां? ईच यहां डिटरमिनर है। क्या है बेटा यहां? क्या आप समझते ही हैं? नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ये सेंटेंस देखिएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट द एटमॉस्फियर। इंडस्ट्रियल वेस्ट, आंसर कीजिएगा। पॉल्यूट वर्ब भरनी है। पॉल्यूटेड, हैज पॉल्यूटेड, इज पॉल्यूटिंग। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ये भी जनरल फैक्ट है। क्या है भैया? जनरल फैक्ट है, सामान्य तथ्य है ये। जनरल फैक्ट का मतलब क्या होता है? सामान्य तथ्य है ये, ठीक है, यानी ये हकीकत है। और जनरल ट्रूथ जो होती है उसको भी कौन से टेंस में लिखा जाता है? प्रेजेंट के सिंपल टेंस में लिखा जाता है। प्रेजेंट के सिंपल टेंस में लिखा जाता है। क्या लिखेंगे इसमें हम? इसमें हम लिखेंगे पॉल्यूट, लिखेंगे POLLUT, पॉल्यूट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वेस्ट जो है वो प्लूरल है। वेस्ट क्या है? प्लूरल है। इसलिए वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए, पॉल्यूट। वेस्ट जो है इसमें ये क्या है? ये आपका नाउन है वेस्ट, ठीक है, ये आपका नाउन है। लेकिन एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। सेम स्पेलिंग है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। यहां जो वेस्ट है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? यहां जो वेस्ट है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये वेस्ट जो है ये नाउन है, और इस नाउन से पहले यहां क्या लिखा हुआ है? इंडस्ट्रियल लिखा हुआ है। और इंडस्ट्रियल का मतलब है औद्योगिक, रिलेटेड टू इंडस्ट्री, और रिलेटेड टू इंडस्ट्री का मतलब ये है एडजेक्टिव। क्या है बेटा? एडजेक्टिव। इंडस्ट्री वर्ड से दो प्रकार के एडजेक्टिव बनाए जा सकते हैं। इंडस्ट्री वर्ड से, इंडस्ट्री जो है वो नाउन है, INDUSTRY। इंडस्ट्री जो है वो नाउन है, और इस नाउन से दो प्रकार के हम एडजेक्टिव बनाते हैं। एक तो बनाते हैं इंडस्ट्रियल, दैट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो ऊपर लिखा हुआ है ये इंडस्ट्रियल, ठीक है। एक वर्ड होता है इंडस्ट्रियस,
INDT इंडस्ट्रियस वर्ड होता है और उसका मतलब होता है, इंडस्ट्रियस का मतलब उद्यमी होता है। इंडस्ट्रियस क्या वर्ड होता है? इंडस्ट्रियस, TRIOS क्या वर्ड होता है बेटा? इंडस्ट्रियस वर्ड होता है, वो उद्यमी लोगों के लिए होता है, मेहनती लोगों के लिए होता है। तो इंडस्ट्रियस वर्ड आपने कई बार सुना होगा, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियस कहते हैं। क्लियर हो गई बात? उद्यमी जो है। तो मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि वो ये है कि यहां वेस्ट जो है वो क्या है? नाउन नहीं है, वेस्ट क्या है? यहां वर्ब है। समय बर्बाद मत करो, तो ये वेस्ट जो है ये तो क्या है? वर्ब है। और ये वेस्ट जो है वो क्या है? नाउन है। और ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। का मतलब ये है कि शुरुआती जो सेंटेंसेस हमने बुक में डाले हैं वो 5 7 10 सेंटेंस किसके हैं? प्रेजेंट सिंपल के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के हैं। प्रेजेंट सिंपल के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के हैं। जब आप उन सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लोगे तो फिर आपके टेंस जो हैं वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ओनली द वेयर, वेयर द शू, आगे है ओनली द वेयर, केवल कौन जानते हैं? ये वेयर वर्ब है। वेयर, वेयर यानी होता है पहनना, और वेयर है ये इसका नाउन है। क्या भैया इसका? ओनली द वेयर, केवल पहनने वाले जानते हैं। वेयर द शू, आगे लिखा हुआ पिंच, कहां पिंच करता है, यानी केवल वही आदमी जानता है जो जूता पहनता है, उसको पता है कि जूता कहां चुभ रहा है। का मतलब ये होता है कि भी जिसकी बीती है वही जानता है, समस्या का जो सामना कर रहा है वही जानता है कि समस्या क्या है। मैं आ गई बात भाई? तो ये क्या है? इट इज ए प्रोवर्ब। इट इज ए, ये क्या है? प्रोवर्ब है। और प्रोवर्ब कौन से टेंस में लिखी जानी चाहिए? अभी तक हम देख रहे थे, इससे पहले हमने 3 सेंटेंसेस किए। तीनों सेंटेंस में हमने देखा साइंटिफिक ट्रूथ, हमने देखा के बाद में हमने जर्नल फैक्ट देखा, यूनिवर्सल ट्रूथ देखा। ये सारे के सारे सेंटेंसेस ये बताते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कहां कहां किया जाना चाहिए। ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब का प्रयोग भी, प्रोवर्ब भी किस में लिखते हैं? प्रेजेंट के में लिखते हैं बेटा, प्रेजेंट के सिंपल में लिखते हैं। जैसे अ बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स। एक बैड कारपेंटर जो है वो हमेशा अपने टूल्स से लड़ता है। अच्छा कारपेंटर नहीं होता है, वो ये कहेगा कि इसमें ये कमी है, ये कमी है, वो कमी है। आपने अपने कहावत सुनी होगी, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। नाचना खुद को नहीं आता है, कहता है आंगन टेढ़ा। पढ़ता खुद नहीं है और कहता है साहब मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, मेरे को किसी ने हेल्प नहीं की, मुझे कोर्स अच्छा नहीं मिला, मुझे प्रैक्टिस की अच्छी बुक नहीं मिली। तो वो क्या कह रहे हैं? ए बैड कारपेंटर ऑलवेज quarrels विद हिज टूल। वो हमेशा अपने टूल से लड़ता है। तो ये बात समझ में आ गई भी आपके? ओनली द बियरर्स नॉज, क्या लिखेंगे? नॉज, केवल कौन जानता है? वो जानता है पहनने वाला। वेहर कहां? द शू पिंचेस। ये सेंटेंस कई बार पूछा हुआ भी है। ओनली द वेयरर्स नो, केवल वेयर जानता है वेयर द शू पिंचेस, कि जूता कहां चुभ रहा है। ये क्या है भाई? इस प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और भी कहावतें जो आपके पास हो आप और अपनी सेंटेंस भी बनाइए, ताकि आपके जो एक बार तैयारी कर लो ठीक ढंग की। एक बार जब आप 250 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज कर लो, 100 क्वेश्चंस और कर लो, कितने हो जाएंगे? 350 क्वेश्चन। और केवल टेंस के ही नहीं, हमने लगभग सभी सभी टॉपिक्स के, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक हो, सेकंड ग्रेड के हो, रीटमेंस के हो, पटवारी, ग्राम सेवक, जहां जहां भी इंग्लिश आती है, सभी टॉपिक्स को हमने शामिल किया और सबके इतने इतने क्वेश्चन। यानी इस बुक में 6000 से ज्यादा प्रैक्टिस। तो आपको ये नहीं कह सकते अब आपकी सर हम प्रैक्टिस कहां से करें।
कम से कम ये बात तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि सर हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ? हमने ऐसी करी है प्रैक्टिस जो पुराने क्वेश्चंस तो हम पहले ही कर चुके हैं, हम देख चुके हैं। अब अच्छे नए क्वेश्चंस कहाँ से लाएं? तो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं और फिर आगे देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, द सन स्corchingly, स्corchingly का मतलब बहुत तेजी से, हॉट ओवर द इक्वेटर। ओवर प्रेपोजिशन है, इक्वेटर भूमध्य रेखा होती है। ये भी फैक्ट है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है बहुत तेजी से चमकता है, जला देने वाला चमकता है। ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। और हम क्या लिखेंगे इसमें? साइंस लिखेंगे। सन साइंस, सूर्य चमकता है स्corchingly हॉट ओवर द इक्वेटर, पर भाई इक्वेटर पे। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं आप लोगों को, आंसर कीजिएगा। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, द सन डैश डैश, साइन वर्ब भरनी है, स्corchingly, स्corchingly, DLY। अब इसको लिखिएगा, When I reached there, the sun shine scorchingly। जब मैं वहां पहुंचा, सूर्य जो है बहुत तेजी से चमका था। तो ये जो है, ये आपका पास्ट सिंपल, ये पास्ट सिंपल, और यहां आपको वर्ब भरनी है। ठीक है, क्लियर अभी? और इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं ताकि आप क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकें ठीक तरीके से कि साहब इसका आंसर ये होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जब सन देखेंगे तो उनको लगता है कि सन से रिलेटेड बात है, सूर्य से संबंधित बात है, इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ है इसका मतलब क्या होना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। जबकि इसका सही आंसर जो है वो प्रेजेंट सिंपल नहीं है, इसलिए आप सोच समझ के इसका आंसर करना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 6, 82 टू मेक अ रॉ। कितने चाहिए? लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 तो चाहिए। ये भी क्या है? जनरल ट्रूथ है। क्या है ये? जनरल फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है। और जनरल फैक्ट और ट्रूथ जो है किस में आने चाहिए? प्रेजेंट के सिंपल में आने। क्या लिखना चाहिए इसमें? 8x, हम यहां लिखेंगे 8x2, कम से कम 2 चाहिए टू मेक ए रो। रो का मतलब क्या है? लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखता हूं, आप लोग उसका आंसर करें। आप लोग 2 and 2, 2 and 2 डैश डैश डैश, मेक व भरनी है आपको इसमें, मेक फॉर। ठीक, इसका आंसर क्या लिखोगे? 2 and 2, 2 और 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं। कई बार बच्चे पूछते भी हैं इसका आंसर, और आज मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इस सेंटेंस का क्या, यानी यहां सही आंसर जो होगा क्या होगा। ये तो कंफर्म बात है, इसमें क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, मेरे ख्याल से प्रेजेंट सिंपल आएगा। अब इसमें जो दिक्कत आएगी वो ये आएगी कि मेक आएगा या फिर मेक्स आएगा। अब देखो इसमें बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा होता है? मेक्स लिखा होता है, और कई बहुत सारी बुक्स में मेक लिखा होता है। ठीक है, तो कुछ लोग मानते भी हैं कि इसमें मेक आना चाहिए आंसर, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है इसमें क्या होना चाहिए? मेक होना। क्या होना चाहिए इसमें? मेक होना चाहिए, क्योंकि 2 and 2 किससे हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। इसलिए अपन ये कोई एक कॉन्सेप्ट को नहीं बता रहे हैं, 2 अलग अलग हैं, इसलिए मेक आना चाहिए इसमें। कई जगह क्या लिखा होता है? मेक्स भी लिखा होता है, कई बुक्स में भी आपने देखा होगा मेक्स लिखा होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मेक होना चाहिए। बाकी आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, कई बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इसका क्या आंसर आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेक होना चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिएगा।
एज द हीट द मर्करी लेवल इन द थर्मोमीटर अप, जो ही हीट बढ़ती है, इंक्रीज या वेंट या गो अप है, जो ही हीट तापमान बढ़ता है, द मर्करी लेवल इन द थर्मोमीटर अप, वो भी क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो ये भी क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ है। और साइंटिफिक ट्रूथ किस में आने चाहिए, प्रेजेंट के सिंपल में आने। हमने कोशिश ये की है कि आज की इस क्लास में प्रेजेंट के सिंपल की जो पहले, इस बुक में जो पहले 10 सेंटेंस है, उन 10 सेंटेंस को आपको करवाई जाए, और आगे के सेंटेंसेस जब भी हमें समय मिलता रहेगा तो आगे के सेंटेंसेस भी करवा देंगे। अदरवाइज आप खुद भी कोशिश कीजिएगा सेंटेंसेस को करने की। एज द हीट गोज, जो है हीट जो है बढ़ती है, द मर्करी लेवल इन थर्मोमीटर इंक्रीजेज अप, इंक्रीजेज कौन से में आएगा, गॉज और इंक्रीजेज, ठीक है, गॉज और क्या आएगा, इंक्रीजेज आएगा। ऐसे सेंटेंस कई बार पूछते भी हैं। इस प्रकार के और सेंटेंस हम देखते हैं कि देखिएगा, वेन एवर से पूछते हैं, ऐसे कई सेंटेंस से पूछते हैं वेन एवर से, कि भाई वेन एवर आई गो टू आगरा आई विजिट द ताज, जब कभी भी मैं आगरा जाता हूं मैं ताज महल विजिट करता हूं। तो वेन एवर, जब कभी भी, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लें तो वो भी आप करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ज्योति टू मीट मी, ये आएगा वेन एवर का, देखिएगा, ज्योति टू मीट मी वेन एवर सी टाइम, ज्योति कम्स टू मीट मी, ज्योति मुझसे मिलने आती है, ज्योति कम्स टू मीट मी वेन एवर, जब कभी भी, सी फाइंड्स टाइम, जब कभी भी उसको टाइम मिलता है, वेन एवर, जब ऐसा होता है ऐसा होता है, जब कभी भी ऐसा। तो इस प्रकार के सेंटेंस कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसमें जो विशेष ध्यान रखने की बात है वो ये है कि कई कई बार ये पास्ट में भी होते हैं, तब ध्यान रखने की बात है। मानो यही सेंटेंस ऐसे होता, ज्योति टू मीट मी वेन एवर सी टाइम वेन वी वर इन कॉलेज, वेन वी वर इन कॉलेज, ये होता मानो वेन वी वर इन कॉलेज, ठीक है। अब बताओ इसका क्या आंसर हो, थोड़ा सा आगे और लिख दिया हमने, वेन वी वर इन कॉलेज। अब इसका आंसर क्या होगा, ज्योति केम टू मीट मी, अब क्या हो जाएगा, ये पास्ट में हो जाएगा, ज्योति केम टू मीट मी वेन ए वाज सी फाउंड टाइम, FOUN, ये क्या हो जाएगा, सी फाउंड टाइम वेन वी वर इन कॉलेज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन कब की है, पास्ट की है, इसलिए क्या आना चाहिए इसमें, पास्ट आना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, a principal to be flattered, आई आवर, हमारा प्रिंसिपल टू बी फ्लटर्ड, फ्लैटरी होती है चापलूसी, और टू बी फ्लैटर्ड का मतलब होता है चापलूसी करवाना। यहां इसको, यहां से पैसिव वॉइस में है, हमारे प्रिंसिपल को अच्छा लगता है क्या करवाना, चापलूसी करवाना, टू बी फ्लैटर्ड। तो ये नेचर है, देखिएगा किसी भी आदमी का नेचर जो है, स्वभाव बताने के लिए भी क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग, क्या बताने के लिए बेटा, स्वभाव बताने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अ मदर, अ मदर लव्स हिज, सॉरी, मदर लव्स हर चाइल्ड, एक माँ जो है वो अपने बच्चे से प्रेम करती है, ठीक। आई लाइक कॉफी, ठीक है, मुझे कॉफी पसंद है। आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। आई डोंट लाइक गो आउट, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक लूज टॉकिंग, मुझे लूज टॉकिंग पसंद नहीं है, पसंद है, पसंद नहीं है, ये क्या है आपका
नेचर है और इसको भी किस में लिखा जाना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल लाइक्स, क्या लिखेंगे, आवर प्रिंसिपल लाइक्स। आप एक एक सेंटेंस को सोल्व करें, तब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जरूर समझ कि भाई इस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। ज्यादा अच्छा तो ये है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब क्वेश्चन सोल्व करें तो कॉन्सेप्ट भी लिख लें कि भाई ये क्यों है। नहीं लिखे तो कम से कम जान जरूर लें कि ये इस कॉन्सेप्ट के अनुसार है। और अब चलते हैं अपन इस क्वेश्चन, ठीक है। द प्लेन दैट यू नाउ ऑफ फॉर लंडन, द प्लेन दैट यू, यहां लुक वर्ब है और यहां टेक ऑफ है यानी टेक वर्ब है। द प्लेन दैट नाउ वर्ब है, सॉरी नाउ वर्ड है, नाउ का मतलब अब का मतलब ये है कि ये मोमेंट ऑफ स्पीकिंग की बात कर रहा है, की बात कर रहा है। मोमेंट ऑफ एक्शन कह सकते हैं आप लोग इसको, या फिर मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कह सकते हैं, जब घटना हो रही है उसी समय की बात है। प्लेन जो आप देख रहे हैं, द प्लेन दैट यू आर लुकिंग नाउ, प्लेन जो अभी आप देख रहे हैं, कोई प्लेन खड़ा है जिसको आप देख रहे हैं अभी, तो अपन क्या लिखेंगे, द प्लेन दैट यू आर लुकिंग नाउ, प्लेन जिसको अभी आप देख रहे हैं, लुकिंग नाउ तो आप देख रहे हैं। अब आगे वाला पोर्शन देखिएगा इसका, वो उसकी रिपीटेड एक्शन है। क्या, वो कहां के लिए उड़ता है, वो लंदन के लिए टेक ऑफ करता है। ठीक है, ये तो हैबिचुअल है, वो लंदन के लिए ही टेक ऑफ करता है। लेकिन यहां बात जो है, यहां तक ये वाली क्लॉज जो है, ये क्या बता रही है, ये मोमेंट ऑफ एक्शन बता रहा है। और इधर वाली बात जो है वो क्या बता रही है, फ्रीक्वेंट एक्शन बता रही है। तो दो क्लॉज हैं, दोनों क्लॉज में अलग अलग प्रकार के टेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और यहां प्रेजेंट सिंपल का। यहां क्या आएगा, नाउ टेक्स ऑफ, यहां क्या लिख देंगे हम, यहां टेक्स ऑफ। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमने वीनस ग्रामर बुक के टेंस पार्ट 2, पहले पार्ट में पीवाईक्यूज है और दूसरे पार्ट के पहले 10 क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को करवाए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ठीक चीजें समझ आई होंगी। अब चलते हैं आगे। ये कुछ आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बुक्स हैं। ये 4 बुक है, जिस किसी स्टूडेंट के पास ये चारों बुक हों तो उसको फिर इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ग्रामर वाली बुक है जिसमें 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिनकी चर्चा मैंने अभी आप लोगों से की है आज की इस क्लास में। ये लिटरेचर की बुक है जिसमें कंप्लीट थियरी भी है और थियरी के साथ 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं और हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि हर क्वेश्चन की क्या इसमें एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत आवश्यक है, इसमें कई एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं। लिटरेचर का सेकंड ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस है इसमें, लिटरेचर का। और ये जो बुक है, ये आपकी पेडागोजी की बुक है, यानी मेथड की बुक है। ये आप रीट मेंस के लिए ले सकते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए ले सकते हैं। इसमें भी थियरी है कंप्लीट। कई बच्चे पूछते रहते हैं, वो यहां सुन ले आराम से, थियरी है और 750 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन है। और ये हैं पुराने पेपर्स। तो ये 4 बुक सेकंड ग्रेड के लिए हैं। हर सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी के पास ये चारों बुक यदि होती हैं तो वो इनको कम से कम 3-4 बार ठीक तरीके से रिवाइज करें। और जिसको ये बुक चाहिए वो आप पे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, नंबर आपको दिख रहे होंगे। और ये हैं फर्स्ट ग्रेड की बुक्स। फर्स्ट ग्रेड के लिए सबसे शानदार बुक जो है वो है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे हैं इसमें, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। आरपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, कई वो लिटरेचर के, ग्रामर के, सब इसमें हैं और सब की शानदार एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हर बच्चे के पास ये बुक जरूर होनी चाहिए। और ये वीनस पोस्ट ग्रेजुएशन लिटरेचर की बुक। पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से पार्ट हैं, वेस्टलैंड, बर्थडे पार्टी, क्राई द पीकॉक, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज, इसमें कंप्लीट थियरी है। वेस्टलैंड का टेक्स्ट है, द बर्थडे पार्टी का टेक्स्ट है, क्राई द पीकॉक की शानदार समरी है, पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं और उन एमसीक्यूज की भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पार्ट के लिए बड़ी शानदार बुक है। और ये है हमारी
मैकबेथ की बुक है, ये एज यू लाइक इट की बुक है। तो जो भी बच्चा फर्स्ट ग्रेड के लिए इन बुक्स को बाई करना चाहे वो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। आशा करता हूँ कि चीजें आप लोगों को ठीक लगी होंगी। यदि ठीक लगी हो तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।